हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो आज की जो क्लास है वो हमारी मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास रहेगी। बेसिक क्लास के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया जाएगा सभी क्लासों का। तो उससे पहले जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक है यानी जो नींव है आपकी वो मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सबके लिए जरूरी है, चाहे वो कक्षा कौन सी भी हो, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सभी बच्चों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है संख्याओं का ज्ञान यानी नंबर सिस्टम। तो संख्याओं के ज्ञान के बारे में जानते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये संख्या कौन सी है, कैसे इसको मतलब इसकी क्या परिभाषा है, किस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है। तो संख्याओं के बारे में मतलब कम ही ज्ञान होता है। कोई भी बच्चे से पूछ लेते हैं, हाँ ठीक है उसके नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, वो पढ़ता है, मतलब उसको जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल हो वो कर सकता है, आराम से कर लेता है। लेकिन संख्याओं के बिना कुछ भी नहीं है। यदि उसको संख्या पूछ ली जाती है तो वो नहीं बता पाता है। तो आज हम उन्हीं संख्याओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सब संख्याओं को एक एक करके आराम से अच्छे से आपको समझना है, आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्याओं के ज्ञान में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर एक में आपके आता है प्राकृत या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्याएं जो होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। यानी एक से जो स्टार्ट होती है उनमें जीरो को शामिल नहीं करते हैं, एक से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होगी। जैसे 1, 2 जिनकी गिनती हम आसानी से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब गिनती करते हैं ना, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है और इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो एक से अनंत तक होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे आप इसे लिख भी सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये चलती रहेगी, ठीक है। और ये कहां तक? अनंत तक चलेंगी। तो एक से जो स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ये सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े एन से इनको लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है आपके पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिएगा, प्राकृत संख्या हमने पढ़ा। अब प्राकृत संख्या यदि याद है तो पूर्ण संख्या आराम से याद कर सकते हो। देखिए जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुई और अनंत तक चल रही है, ठीक है, वैसे ही पूर्ण जो संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। इनमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, इनमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती है। अब ये 0 से स्टार्ट होंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलती जाएंगी और अनंत तक चलेंगी। तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश में होल नंबर कह देते हैं। और इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। W लिख सकते हैं आप, W = 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होगी? 0। इनमें 0 को शामिल कर लिया। अब देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट थी और इसमें 0 को भी शामिल कर लिया, तो 0 को शामिल करती है पूर्ण संख्या। ऐसे भी याद कर सकते हैं। पूर्ण बोले तो एकदम कंप्लीट, पूर्ण बोले तो कंप्लीट, यानी उसमें 0 भी आएगा और इसमें 0 नहीं है क्योंकि प्राकृत संख्या वो जो 1 से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्या वो जो 0 से स्टार्ट होंगी। आ रहा है समझ में? ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद होगी। अब नंबर 3 की बात करें हम,
तो नंबर 3 पे आता है आपके पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो पूर्णांक संख्याएं, इसमें देखिए, इसमें ऋण संख्याएं भी आएगी, धन संख्याएं भी आएगी और बीच में जीरो शामिल है। बीच में तो जीरो आएगा ही। अब जीरो के यदि आप दाहिनी साइड चलते हैं, इस तरफ चलेंगे जीरो के, तब तो वो प्लस के नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 अनंत तक होंगे। और जब जीरो के इस साइड चलेंगे, यानी कि दाई तरफ बाई तरफ चलेंगे, तो बाई तरफ जब चलोगे तो जीरो -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे यहां मैंने जीरो लिख दिया, अब इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 और ये अनंत तक होगा। और जब इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 और चलते जाएंगे और यहाँ आएगा माइनस का अनंत, इधर माइनस अनंत आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो ऋण पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को देखिए, इसको कई बार क्या होता है, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। तो ऋण पूर्णांक को लिखते हैं जेड माइनस, ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, जेड माइनस, इसका मतलब ये ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक कौन से हो गए? जैसे -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक, सारे ये ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूं धन पूर्णांक की, तो धन पूर्णांक को जेड प्लस इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से जेड प्लस लिखते हैं ऊपर। और ये आपके 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से जो प्लस की जो संख्या है वो आ जाएगी धन पूर्णांक में, और माइनस की जो संख्या है वो ऋण पूर्णांक में आएगी। और बीच में जो ये जीरो है, इसको आप जेड जीरो से या जेड नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे इस प्रकार से हमने 3 संख्याएं पढ़ ली है। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट और अनंत तक, और पूर्णांक संख्याएं जिनमें ऋण पूर्णांक भी आएंगे, धन पूर्णांक भी आएंगे, बीच में जीरो भी शामिल होगा। ये सारी की सारी 3 संख्याएं हमने अच्छे से आराम से पढ़ ली है। इनको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इन 3 संख्याओं के बाद में आपके आ जाता है सम और विषम के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो वो देखिएगा मित्रों, वैसे तो सम और विषम के बारे में बहुत से सभी जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, सबको पता होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम नंबर 4 की बात करते हैं। 3 संख्याएं हमने पढ़ ली है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। अब नंबर 4 पे है सम संख्या। सम संख्या सम संख्याएं, इवन नंबर, इनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और एक आ जाता है आपके विषम संख्या, विषम संख्याएं, इसे आप बोलते हैं ओड नंबर। इसे ओड नंबर बोलते हैं, इसको इवन नंबर बोलते हैं। अब देखिए ओड और इवन में फर्क क्या होता है। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित, आराम से पूर्णतः विभाजित होती है, एकदम 2 से विभाजित करें तो आराम से उनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी जो 2 से विभाजित हो, 2 से चलिए 2 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे 0 2 4 6 8 इस प्रकार से ये संख्याएं, इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब आगे चलते जाइए, 10 12 इस प्रकार से 14 16। तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो इनको हमने सम संख्याएं कहा। अब विषम संख्याएं ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्याएं, यानी कि 2 का भाग आप दे रहे हैं और पूरा नहीं गया, आपको कुछ न कुछ शेषफल बचा भाग देते समय, तो वो विषम संख्याएं होंगी। ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, पूर्णतया विभाजित नहीं होती। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से
ये कहलाते हैं आपकी विषम संख्या। ठीक है, तो सम और विषम दोनों हमने अच्छे से पढ़ ली। अब देखिए कुछ संख्या, चलो ये तो छोटी छोटी संख्या है, बड़ी कोई संख्या लिख दी जाए तो कैसे पता करोगे कि ये सम है विषम है? जैसे मैंने लिखा 4,68,512, ये संख्या लिख दी। अब आपको कहेगी ये सम है या विषम है, तो आराम से बता सकते हैं। आपको इकाई का अंक देखना है। यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई मिलता है आपको, तो वो संख्या क्या होगी? सम होगी। और यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो विषम होती, 3 होता विषम होती, 5 होता विषम होती, 7 होता तो विषम होती, लेकिन यहाँ 2 है तो ये सम होगी। यहाँ 0 होगा तो ये सम होगी, 4 होगा तो सम होगी, 6 होगा तो सम होगी, 8 होगा तो ये सम होगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी इकाई का अंक यदि 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वो सम संख्या कहलाएगी। इसके अलावा यदि कोई अंक होता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो वो एक विषम संख्या कहलाएगी। तो ये हो गया सम और विषम, और इस प्रकार से बड़ी संख्या की आप पहचान कर सकते हैं कि वो सम है या विषम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। ठीक है, नंबर 6 भाज्य संख्याएं, और साथ में मैं लिख लेता हूं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं, अब देखिए इनमें मतलब इनमें क्या फर्क होता है? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो भाज्य संख्या को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आराम से समझना आपको। ठीक है, अभाज्य को बाद में पढ़ते हैं, पहले भाज्य पढ़ लेते हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए, एक का भी भाग जाए और इनके अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्याएं होंगी सारी सारी। फिर से सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए, एक का भी जाए और उन दोनों के एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी चला जाए या भाग भी जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8 और 9, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा। अब देखिए 4 में क्या है? 4 में खुद का जाता है, एक का भी जाता है और 2 का भी चला जाता है। देखो स्वयं का गया, एक का गया, 4 में स्वयं का, 4 में 4 का भाग चला गया और एक का भाग भी चला गया, लेकिन इनके अलावा किसी और का जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 2 का जा रहा है, तो ये एक भाज्य संख्या है। यदि किसी और का नहीं जाता, स्वयं का जाता, खुद का जाता, मतलब स्वयं का या खुद का एक ही बात है, स्वयं का चला जाता, एक का चला जाता, इसके अलावा किसी और का नहीं जाता तो वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये क्या है? भाज्य। 6 भी क्या है? एक भाज्य, 8 भी भाज्य, 9 भी, 10 भी, 12 भी, 14 भी, ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। इनके अलावा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा, नहीं 2 लिखा। अब सोच रहे होंगे 2 क्यों नहीं लिखा, 2 तो भाज्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये जो मैंने लिखा है, यानी इनमें स्वयं का जाता है, एक का जाता है, इनके अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाता है मतलब और भी संख्याओं का, इसलिए इनको भाज्य का कह दिया हमने। अब देखिए बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो वो समझिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब इसकी विपरीत हो जाएंगी, समझ रहे हो ना बात को? इसके विपरीत हो जाएंगे। जैसे देखिए नंबर 7 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या को भाग चला जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व तथा स्वयं
के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, सीधा सा सिंपल तरीके से समझिए, न जाए तो वो अभाज्य संख्याएं होंगे। ठीक है, एक का तो भाग जाएगा और स्वयं का भी जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी संख्या का भी नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं 2, 3, 5, 7, अब 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, फिर 13, फिर 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, फिर 17 आया। अब देखिए क्या मतलब है इसका। अब 2 है, देखिए मैं बताता हूं आपको। 2 में आपने 2 का भाग दिया, 1 बार गया। ठीक है, 2 में 1 का भाग दिया, 2 बार गया। अब बताइए किसी और संख्या का जाता है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। किसका जाएगा? किसी का भी दे दो नहीं जाएगा। पूर्ण संख्या नहीं आएगी, यदि जाएगा भी तो पूर्ण संख्या नहीं, पूरी संख्या नहीं आएगी। जैसे आपने 2 में 4 का भाग दिया तो ये 1/2 यानी 1 आधा आया, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि पूर्णतः विभाजित होना जरूरी है ना। अब देखिए 2 में 2 का दिया, 2 में 1 का दिया, चला गया दोनों का, लेकिन इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 8 है, अब 8 का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए भाज्य और अभाज्य। 8 में मैंने 2 का दिया, 4 बार गया। 8 में मैंने 8 का दिया, 1 बार गया। 8 में मैंने 1 का दिया, 8 बार गया। 8 में मैंने 4 का दिया, 2 बार गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ देखिए, स्वयं का तो गया 1 बार और 1 का दिया तो 8 बार चला गया, चलो ये तो है। इसके अलावा देखिए 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इसीलिए इनको भाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अभाज्य में ऐसा होता ही नहीं है। अभाज्य में केवल 1 का जाता है, स्वयं का जाता है, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2, 3, 5, 7, 9, जैसे आपने 3 है, 5 है, 5 में 5 का चला गया 1 बार, 5 में 1 का दिया भाग 5 बार गया, लेकिन इसके अलावा किसी का जाता है क्या? नहीं जाता, इसीलिए इनको अभाज्य संख्या हमने कह दिया। तो ये होती है आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से परिभाषित आप इसे कर सकते हैं। परिभाषा में आप अच्छे से भी इसे लिख सकते हैं। मैं केवल आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन सी संख्याएं किस प्रकार होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम और आगे। तो भाज्य और अभाज्य के बाद में आ जाता है आपके परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। और उससे भी पहले मैं बात बता दूं आपको, एक होती है सह अभाज्य संख्या, तो वो देख लीजिए। सहभाज्य बोल सकते हो आप इसको, सहभाज्य संख्याएं। नंबर 8 है क्या ये आपके? सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है उसको समझिएगा। तो सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं लेनी है आपको, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या लेनी, 2 पूर्णांक संख्या ले ली आपने कोई भी, और उनका मैस है। पूर्ण संख्या भी लेते हो, 2 पूर्ण संख्या हो सकती है, 2 प्राकृत संख्या ले लीजिए, ठीक है, 2 प्राकृत संख्या लेनी है। 2 प्राकृत संख्या आपने ले ली और उन दोनों का जो मैस है, दोनों का मैस है वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। यानी दोनों में कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं हो, और दोनों का मैस कितना हो? 1 हो, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्या लेनी है आपको, ठीक है, 2 से पता चलेगा। ऐसी संख्याएं जिनका मैस है, यानी HCF, हाई कॉमन फैक्टर 1 हो, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। पूरा लिख लीजिएगा आप, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने 2 और 8 लिया, 2 और 7 लिया, ये 2 संख्याएं ले ली। इन दोनों का आप में से ज्ञात कीजिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे लिया, एक तो 48, एक लिया 23, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये ऐसा जोड़ा है 2 संख्याओं का, जिनका यदि में से आप ज्ञात करें तो वो 1 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब बढ़ते हैं सहअभाज्य संख्याओं से आगे, तो बात करते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की। तो देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है उस पर विचार कर लेते हैं।
अच्छे से एक एक चीज को समझते जाइए आराम से मजे से। नंबर 9, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है इसको समझिएगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम a बटा बी अथवा p बटा q, यानी जिनको बटे के रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में लिख दिया, a बटा b के रूप में लिख दिया, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और p अपॉन q के रूप में जब लिखते हैं तो q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। तो q 0 नहीं होना चाहिए। अब भाई बटे वाली संख्या 0 हो गई तो ये तो फिर अनंत बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब बटे वाली संख्या तो 0 नहीं होनी चाहिए ना, बटे वाली 0 होते ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। अनंत मतलब जिसकी कल्पना में नहीं सकते, इतना बड़ा अनंत तक चला जाएगा उत्तर। तो इसलिए q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q 0 होती तो अनंत हो गया, और अनंत एक ऐसी संख्या है, इनफाइनाइट एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि p अपॉन q जहां q इज नॉट इक्वल 0, q बटे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। और इसे कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे 2/5, 3/4, 5/7, या ऐसे लिखो 23/14। ये जो संख्याएं हैं जो मैं बटे में लिख रहा हूँ, 2/5, 3/5, 5/7, 3/4, 23/14, तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी आपकी? परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं आगे। नंबर 10, आप इसे ना कक्षा 11 में आपने सेट्स पढ़ा होगा ना, उसमें इसे समुच्चय रूप में भी आप समुच्चय बनाकर भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से परिमेय संख्या p अपॉन q सच दैट, अब देखिए p अपॉन q, अब p एंड q जो है वो बिलोंग करते हैं z से। z बोले तो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो कोई भी इंटीजर्स सारे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और p और जो q है वो तो बिलोंग कहां से करेंगे? z से बिलोंग करेंगे, और p अपॉन q के रूप में इन्हें हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। सीधा सा थोड़ा सा लिखा है मैंने, इसे बताया, बाकी आप इस प्रकार से ध्यान में रखिए। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस यहां तक नहीं जाएंगे। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखिए। अब परिमेय संख्या आपने देखा जिन्हें p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो वे संख्या क्या होंगी? आपकी अपरिमेय होंगी। जैसे √2, √5, √7, √15, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सके, वे तो परिमेय हो जाएंगी। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसके विपरीत ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब √2 है, √5 है, उनका आप यदि वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव संख्या में आएगा, नहीं कि पूरा कंप्लीट। इसलिए ये सारी की सारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब इसमें ये भी आ जाता है, देखिए अनंत, पाई। अब पाई है, अब पाई क्यों लिखा? क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14 होता है। अब 22 में 7 का भाग दोगे, 3.14 नहीं आता, और भी आगे जाएगा, यानी एशांत अनावर्ती का दशमलव आएगा, एशांत अनावर्ती टाइप का। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पाई को इसमें काउंट करते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो √2, √5, √7, √15, अनंत यानी इनफाइनाइट, और ये पाई, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब एक दशमलव जो संख्या होती है ना, वो भी दो प्रकार से होती है, एक तो शांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। तो कक्षा 10 की जो बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यही लगता है। उसमें आपके शांत अनावर्ती, शांत दशमलव, अशांत दशमलव वाली जो संख्या है वो दे रखी है। आराम से अच्छे से उनको पढ़ेंगे, चिंता नहीं करें।
तो ये हो गई आपकी परिमेय और अपरिमेय, अच्छे से समझ गए होंगे। परिमेय और अपरिमेय के बाद में हम बात कर लेते हैं इसके। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको आप Q से लिख सकते हैं, बड़े Q से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको Q डैश से लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, Q और Q डैश से। तो ये हो गई हमारी 10 संख्याएं। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं, एक नाम आता है वास्तविक संख्याएं, वो कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में देखिए, वास्तविक संख्याएं, अब ये कौन सी होती है, नंबर 11, इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है उसको समझिएगा। अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, जैसे सबसे पहले आपने प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्या पढ़ा, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद कौन सी पढ़ी थी, पूर्णांक संख्या, उसके बाद सम पढ़ा, फिर विषम, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये जितनी भी सारी संख्याएं पढ़ी है आपने, इन सबका सम्मिलित रूप ही आपका वास्तविक संख्याएं कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक संख्याओं में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबका सम्मिलित रूप मैं सीधा ही लिख देता हूं यहाँ पे, सबका सब संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी और इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, इन्हें आर से लिखते हैं, वास्तविक संख्याओं को किससे लिखते हैं, आर से, और इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी। यानी ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, आप ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, ऐसी संख्याएं जो सब संख्याओं से मिलकर बनी होती है, या सारी संख्याएं जिनमें आती है, वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 2/5, 18, 60, √3, √17 और पाई, इनफाइनाइट, ये सारी की सारी इसमें आ रहे हैं। तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, समझ गए होंगे सब। और एक होता है जैसे आपके नंबर 12, काल्पनिक संख्याएं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर शॉर्ट में लिखा है मैंने IMZ, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है इसको समझिए। देखिए आयलर नामक एक महान गणितज्ञ थे, आयलर नामक एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बताया कुछ ऐसी संख्याएं हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी कल्पना की जा सकती है, जिनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको ऐसे कहूं कि x² + 1 = 0। अब इसको आप हल नहीं कर सकते। अब इसको हल करोगे बिना, तो जैसे मान लीजिए x² पड़ा है इधर, प्लस का 1 उधर भेज दिया, माइनस का 1, और x √ -1, यानी ऐसी संख्या, अब रूट में है, देखो ऋणात्मक रूट में संख्या है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं थी, इनको आयलर ने आयोटा नाम दे दिया। ये क्या है, आयोटा, आयोटा, ठीक है, आयोटा नाम दे दिया, आयोटी। अब ये जो आयोटा है, इनको क्या नाम किया, आयोटा। ऐसी संख्याएं मतलब जिनको हल किया ही नहीं जा सकता, जिनकी कल्पना की जा सकती है सिर्फ, तो ऐसी संख्याओं को आयलर ने क्या किया, आयलर ने नाम दिया आयोटा, ठीक है। और ये जो आयोटा है, इसके साथ यदि आप कोई वास्तविक संख्या जोड़ दें, आयलर ने ऐसा बताया, आयोटा के साथ, जैसे आयोटा के साथ मैंने 2 लिखा, आयोटा +2 या 2 + आयोटा, तो कोई भी वास्तविक संख्या आयोटा के साथ यदि जोड़ दें, तो इन संख्याओं को आयलर ने सम्मिश्र संख्याएं कहा, सम्मिश्र संख्याएं। कक्षा 11 जो है आपकी, उसमें 5वां या चौथा, जो 5वां चैप्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से, कक्षा 11 की जो बुक है NCERT की, RBC की जो भी है, उसमें 5वां चैप्टर देखिएगा, सम्मिश्र संख्या यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वो सम्मिश्र संख्याएं, इनको कहा, ये वो काल्पनिक संख्याएं जिनको हल नहीं कर सकते। आयरलैंड ने ऐसा बताया था कि जिन संख्याओं को हम हल नहीं कर सकते उनको काल्पनिक कहा, और उन्हीं काल्पनिक संख्याओं के साथ यदि कोई वास्तविक संख्या जोड़ दी जाए तो उनको सम्मिश्र संख्याओं के नाम से
जाना गया। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा अच्छे से आराम से। इसको आप दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा और लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। संख्याओं के बिना कुछ भी नहीं है। यदि संख्याओं का ज्ञान आपके पास है तो आप गणित में आराम से सीढ़ियों चढ़ते जाइएगा और बहुत ऊपर तक चले जाओगे। तो इसके ये जरूरी है। ऐसा मान लीजिए कि गणित की जो नींव है उसकी जो पहली सीढ़ी है, यानी गणित की जो नींव मजबूत करने के लिए जो पहली सीढ़ी आप चढ़ोगे वो यही है, संख्याओं का ज्ञान। तो ये होना जरूरी है। तो धन्यवाद मित्रों आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम और बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।